हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गुरुपुर। फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत कुमार। आज हम जानेंगे प्लेटो से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी। तो आइए बिना देर करते हुए आज की वीडियो का हम बिगिनिंग करते हैं। मित्रों, मैंने प्लेटो से महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारी है वो हमने इस वीडियो में लिख रखी है, तो वीडियो को मिस मत करिएगा, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्लेटो का जो जन्म हुआ था वो 428 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि एथेंस में हुआ था। इनकी मृत्यु कब होती है? 347 ईसा पूर्व होती है एथेंस में। और प्लेटो को आदर्शवादी या कल्पनावादी विचारक भी कहा जाता है। इनके पिता की बात करें तो पिता इनके एक का नाम अरिस्तोन था, और प्लेटो के जो गुरु कहे जाते हैं उनको सुकरात कहा जाता है। प्लेटो का अगर जो हम वास्तविक नाम की बात करें, उनका बचपन का जो नाम था, उनका जो वास्तविक नाम था वो अरिस्तोक्लीज था। आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा, जब उनका नाम बचपन का अरिस्तोक्लीज था तो उन्हें प्लेटो के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इसके पीछे एक रोचक जानकारी ये है कि प्लेटो चूँकि एक शानदार कुलीन परिवार में पैदा हुए थे, और कुलीन परिवार में, संपन्न परिवार में पैदा होने के नाते इनका एक जिम ट्रेनर था, आज के ज़माने में हम कह सकते हैं। उनके एक शारीरिक शिक्षक थे, व्यायाम शिक्षक थे, जिन्होंने इनकी कद काठी को देखते हुए इनका नाम अरिस्तोक्लिज से प्लेटो रख दिया था। प्लेटो प्लेटो की शिक्षण संस्था एक थी जिसका नाम एकेडमी था। बहुत सारे परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं कि प्लेटो की शिक्षण संस्था का क्या नाम था। तो प्लेटो की शिक्षण संस्था को एकेडमी कहा जाता था, और ये यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय था। प्लेटो की जितनी भी रचनाएं हैं वो रचनाएं मित्रों संवाद शैली में कह लें या वार्तालाप शैली में कह लें, ये सभी रचनाएं हैं। और प्लेटो की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, जिसका मैं नाम क्रम से आपके सामने लेना चाहूँगा। पहला है आपालाजी, क्रीटो, मीनो, प्रोटोगोरिस, गोर्जिया। ये जितनी भी रचनाएं हैं इन्होंने 34 वर्ष की अवस्था से पूर्व की ये सारी रचनाएं हैं। अब बात हम करते हैं रिपब्लिक से, स्टार्ट करते हैं। रिपब्लिक जो प्लेटो की रचना है, ये सबसे महत्वपूर्ण रचना है, प्लेटो की रिपब्लिक। तो मित्रों, प्लेटो की रिपब्लिक सबसे महत्वपूर्ण रचना है। और रिपब्लिक हो, फ्रेडस हो, फ्रेडो हो, या स्टेटमेंट हो, या फिर फिल्बस हो, क्रिसस हो, या लाज, ये सब प्लेटो ने 20 वर्ष की अवस्था से पूर्व ये सारी रचनाएं की हैं। तो यदि हम बात करें अन्य इसकी महत्वपूर्ण रचनाओं की, तो रिपब्लिक सबसे महत्वपूर्ण रचना है, उसके बाद स्टेटमेंट और तीसरा आता है लाज। ये जो तीनों रचनाएं हैं मित्रों, ये प्लेटो की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। स्टेटमेंट्स, लाज और रिपब्लिक अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अगर जो हम बात करें सर्वोत्तम कृत के बारे में, तो ऊपर मैंने लिख दिया है कि जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है प्लेटो की वो है रिपब्लिक। अब ये प्रश्न और बनता है मित्रों, पूछा जाता है कि रिपब्लिक का जो शीर्षक है वो क्या है? तो मित्रों, रिपब्लिक का शीर्षक न्याय है, या गणराज्य भी कह सकते हैं। गणराज्य और न्याय रिपब्लिक का उपशीर्षक है। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। बारकर महोदय कहते हैं, यह मानव के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। यानी किसके बारे में कह रहे हैं? रिपब्लिक के बारे में कह रहे हैं, इन्होंने जिस प्रकार से रिपब्लिक में चीज़ों को बताया है, वो कहता है कि मानव के संपूर्ण दर्शन की एक दिशा में प्रयास है। वहीं पे मित्रों एक विचारक हैं जिनका नाम है नेपलशिप। नेपलशिप कहते हैं, रिपब्लिक मानव जीवन के दर्शन का नाटकीय रूप है। अब मित्रों हम बात करेंगे रिपब्लिक की विषय वस्तु, यानी कि रिपब्लिक की विषय वस्तु क्या है। तो
अर्नेस्ट बार्कर एक विचारक हैं जिन्होंने रिपब्लिक को 5 भागों में विभक्त करने का प्रयास करके बताने की प्रयास किया है। तो मित्रों, रिपब्लिक जो है, इसकी जो विषय वस्तु की हम बात करें तो विषय वस्तु में मित्रों आध्यात्मिक भाग, दूसरा नैतिक दर्शन, तीसरा शिक्षा, संपत्ति, परिवार, आदर्श, रूप का पतन, ये सारी चीज़ों के बारे में वो बताता है। किसमें? रिपब्लिक में। अब हम प्लेटो की न्याय व्यवस्था की बात करेंगे। प्लेटो के अनुसार जो राज्य में एक न्याय व्यवस्था होनी चाहिए वो किस प्रकार से होनी चाहिए वो प्लेटो बताता है। तो वैसे तो हम बात करेंगे प्लेटो के जन्म या प्लेटो से पूर्व जो न्याय की व्यवस्था थी वो अलग तरीके की थी, और अलग तरीके की व्यवस्था होने के नाते वो पहले जो न्याय की व्यवस्था प्रचलित थी वो परंपरागत न्याय था। परंपरागत न्याय की अवधारणा को समर्थन देने वाले जो विचारक हैं वो हैं सिफालस, पोलीमार्कस। सिफालस और पोलीमार्कस दोनों पिता और पुत्र हैं। तो परंपरागत न्याय के बारे में सिफालस कहते हैं कि सत्य बोलना और दूसरे का ऋण चुका देना ही न्याय है। ये धारणा मित्रों परंपरागत न्याय के अंतर्गत आया करती थी। यानी कि प्लेटो ने जो न्याय के बारे में अपना विचार दिया है, प्लेटो के न्याय के विचार देने से पूर्व ये चीज़ें चला करती थी। वहीं पर सिफालस के पुत्र पोलीमार्कस क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। तो अक्सर ये जो दोनों कथन हैं, ये दोनों कथन सिफालस और पोलीमार्कस का अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, और निश्चित रूप से इसमें जो विद्यार्थी होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस बात पर आप गौर करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले बिंदु पर मित्रों परंपरागत न्याय के सिद्धांत के बाद मित्रों आता है क्रांतिकारी सिद्धांत। अब ये भी न्याय की अवधारणा का क्रांतिकारी सिद्धांत है। प्लेटो के राजनीति विज्ञान में न्याय की अवधारणा का प्रस्तुत करने से पूर्व हुआ करता था। अब इसके जो समर्थक हैं मित्रों, इसके जो समर्थक हैं वो थ्रेसीमेकस हैं। वो थ्रेसीमेकस क्या कहते हैं? शक्तिशाली का हित साधना ही न्याय है। उनका मानना था कि जो व्यक्ति समाज में शक्तिशाली होगा वो उसी का हित होता है, वही क्या होता है? न्याय होता है। और अक्सर देखा गया है ऐसी धारणा पहले के समय में प्रचलित थी। अब लास्ट आता है मित्रों कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत में ग्लाउकन एक विचारक हैं। ग्लाउकन महोदय क्या कहते हैं? ग्लाउकन कहते हैं कि भाई देखिए, जो न्याय है वो भय का क्या है? शिशु है। तो मित्रों ये सारी चीज़ें प्लेटो के राजनीति विज्ञान में अपना विचार देने से पूर्व की धारणा थी। अब प्लेटो ने जो प्लेटो का न्याय विषयक सिद्धांत है, प्लेटो न्याय विषयक सिद्धांत पर क्या बात करता है? प्लेटो कहता है भाई देखिए, न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था है और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। ये कौन कह रहा है? प्लेटो। अब प्लेटो यहाँ से न्याय के संबंध में अपना विचार देना प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखिए, मानवीय आत्मा के 3 अंश विद्यमान होते हैं। मानव के अंदर 3 अंश होते हैं। एक होता है तृष्णा, दूसरा होता है शौर्य, तीसरा होता है बुद्धि। अब ये बात कहते हैं कि जो व्यक्ति थोड़ा कमज़ोर होगा बौद्धिक स्तर से वो उत्पादक वर्ग का काम करेगा, जो ताकतवर होगा शारीरिक रूप से वो सैनिक वर्ग का काम करेगा, वो सैनिक बनेगा, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? शासक वर्ग का श्रेणी में आएगा, वो शासक बनेगा। अब प्लेटो के कहने का मतलब ये है कि चाहे उत्पादक वर्ग हो, चाहे सैनिक वर्ग हो अथवा शासक वर्ग हो, ये जो तीनों वर्ग हैं ये राज्य में रह करके अपने अपने जगह पर जब अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तब सही मायने में जा कर के एक राज्य में न्याय होगा। उत्पादक वर्ग अपना कार्य करेगा, सैनिक वर्ग अपना कार्य करेगा और शासक वर्ग अपना कार्य करेगा। तो ये बातें हो गई प्लेटो के
न्याय विषयक सिद्धांत की। अब हम देखते हैं कि प्लेटो जो है वो शिक्षा से संबंधित बहुत सारे अपने विचारों को देता है और किस उम्र में से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए कौन सा सिलेबस निर्धारित किया जाता है उस पे भी वो अपना विचार देता है। क्योंकि प्लेटो के शिक्षा योजना या प्लेटो के जो राजनीति विज्ञान में विचार देने से पूर्व जो चीज़ें थीं वो थोड़ा अलग थलग थी, छिन्न भिन्न थी। जैसा कि हमने एक वीडियो में लेक्चर दिया था कि स्पार्टा और एथेंस ये दोनों जो थे वो अलग अलग नगर राज्य थे और इन दोनों नगर राज्यों में जो शिक्षा पद्धति होती थी वो अलग अलग होती थी। एथेंस की यदि हम बात करें तो वहाँ पर बच्चों को या फिर स्त्रियों को बौद्धिक स्तर पर ध्यान दिया जाता था, और स्पार्टा की हम बात करें तो स्पार्टा में जो शिक्षा पद्धति थी वह शारीरिक रूप पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, क्योंकि जो स्पार्टा था राज्य वो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ था। तो वहाँ पर जो राज्य के राजा हुआ करते थे वो सैनिक शक्ति बढ़ाने पर ज़्यादा बल दिया करते थे। तो प्लेटो ने क्या किया, एथेंस की जो शिक्षा पद्धति थी और स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति थी दोनों का क्या किया, मिक्सअप किया, दोनों को मिलाया और एक अलग प्रकार से शिक्षा योजना प्रस्तुत करता है। वो क्या कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा जो होगी वो 6 वर्ष से 20 वर्ष की होगी, जिसमें जो छात्र होंगे, जो बच्चे होंगे, उसमें बच्चों की भावना, चरित्र निर्माण, संवेग पर नियंत्रण करना सिखाया जाएगा। ये चीज़ें कब तक चलेंगी, 18 वर्ष तक। 18 वर्ष में 6 से 20 वर्ष तक, फिर 18 वर्ष में संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी। अब इसमें से जो यहाँ पर आकर के बच्चा क्या होता है, शिक्षा में असफल हो जाता है, इन सारे पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तो यह क्या बनता है, उत्पादक का कार्य राज्य के लिए करेगा, सैनिक का कार्य राज्य के लिए करेगा। अब उच्च शिक्षा में क्या करता है, प्लेटो बताता है ये उच्च जो शिक्षा होगी वह 10 वर्ष तक चलेगी, यानी कि 20 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा की बात करता है और प्लस 10 वर्ष वो किस शिक्षा की बात करता है, उच्च शिक्षा की। तो अगर जो हम बात करें तो ये 30 वर्ष हो गया। तो 30 वर्ष तक की आयु में क्या करेगा, उच्च शिक्षा में प्लेटो सिलेबस निर्धारित करता है कि जो विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण होंगे वो उच्च शिक्षा में जाएंगे और उनके लिए क्या होगा, गणित का ज्ञान आवश्यक होगा, नीति शास्त्र, ज्योतिष, दर्शन, ये सारी चीज़ें होंगी। और इसमें जो व्यक्ति क्या होगा, असफल होगा, यानी कि 30 वर्ष तक शिक्षा वो ग्रहण करेगा और उसमें असफल होगा, वो राज्य का क्या होगा, उच्च अधिकारी होगा, वो राज्य का उच्च अधिकारी होगा। राज्य का उच्च अधिकारी होगा। अब क्या बताता है, और सफल होने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति सफल होंगे वो क्या होंगे, अगले फिर 5 सालों तक, कहने का आशय ये है कि अगले 5 सालों तक वो व्यक्ति क्या करेगा, अगले 5 सालों तक वो व्यक्ति आगे की पढ़ाई जारी रखेगा, जिसमें वो गणित, न्याय, तर्क, दर्शन पर ज़्यादा बल दिया जाएगा। और फिर प्लेटो बताता है कि 35 वर्ष की आयु में व्यक्ति पहुंचेगा, 35 वर्ष की आयु में, तब तक उसकी पढ़ाई जो अब की उसकी शिक्षा है वो अधूरी ही मानी जाएगी। अब इसको क्या करना होगा, अगले इसमें से 15 और ऐड कर दिया जाए, 35 में 15 और ऐड कर दिया जाए तो हो जाता है 50। तो 50 वर्ष तक की पाठशाला, अब व्यक्ति अगले क्या करेगा, 15 वर्ष तक की पाठशाला की कठिनाइयाँ झेल कर अनुभव करेगा कि लोग जीवन कैसे जीते हैं, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। तो वो अब उसकी जो शिक्षा है, उसका जो शासक वर्ग है, जब 50 वर्ष की कठिन परीक्षाओं पर खरा उतरने के बाद वो क्या बन सकता है, प्लेटो की नज़र में वो शासक बन सकता है। और मैक्सी इसी बात पर लिखते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से स्पष्टतः आधुनिक लगती है। इस बात को कौन कह रहा है, मैक्सी कह रहे हैं।
बढ़ते हैं अगली लाइन पे। अगली लाइन मित्रों कह रहा है संपत्ति के बारे में वो क्या बताता है। प्लेटो संपत्ति के बारे में बताता है कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को संपत्ति से दूर रहने की बात करता है। वो शासक वर्ग क्या करेगा, संपत्ति से दूर रहेगा, और सैनिक वर्ग भी क्या रहेगा, संपत्ति से दूर रहेगा। इनका कोई अपनी संपत्ति इनकी नहीं होगी। और फिर वो परिवार के बारे में बताता है कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग ना ही संपत्ति रखेंगे और ना ही परिवार रखेंगे। वो इसलिए कहता है कि अगर जो ये अभिभावक वर्ग है, ये शासक वर्ग है, अगर जो अभिभावक वर्ग को संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया जाए और अभिभावक वर्ग को शादी विवाह करने का छूट दे दी जाए, तो वह अभिभावक वर्ग मोह माया से मुक्त नहीं हो पाएगा और अपने ही बारे में सोचेगा। तो इसलिए वह सैनिक वर्ग को और शासक वर्ग को ना परिवार रखने की बात करता है, ना ही संपत्ति रखने की बात करता है। अब हमने लिख रखा है दार्शनिक राजाओं का शासक। प्लेटो, फोस्टर यहीं पे कह रहे हैं कि प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक मौलिक धारणा दार्शनिक राजाओं का शासन है। वहीं पर कन्फ्यूशियस कह रहे हैं कि जहाँ राजा सद्गुणी है वहाँ कानून अनावश्यक है। उनके कहने का मतलब ये है जहाँ राजा अच्छा है, जहाँ राजा बेहतर है, वहाँ कोई कानून की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ राजा सद्गुणी नहीं है वहाँ कानून भी क्या है, व्यर्थ है। तो मित्रों ये थी प्लेटो से महत्वपूर्ण जुड़ी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।